नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों की सही और सटीक जानकारी दी जाती है। समाचार पत्रों में जो कुछ निकलता है उसका विश्लेषण किया जाता है, आप तक सही रूप से उसे पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज मैं बात करूंगा 13 बड़ी खबरों के बारे में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, चुनावी माहौल से लेकर भर्ती परीक्षाओं तक। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर पहली खबर देख रहे हैं, पहली खबर है कि पति की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है, ऐसा कृष्णा पटेल का कहना है। अब आपके जहन में होगा कि कृष्णा पटेल कौन है। देखिए, अनुप्रिया पटेल की मां। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, सपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने शुक्रवार को अपने पति सोनेलाल पटेल की मौत की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि मैंने जब से सपा से गठबंधन किया है, हमें लगातार परेशान किया जा रहा है। गठबंधन तोड़ने की धमकियां मिल रही हैं और इनको ऐसा लगता है जिस तरह से मेरे पति की हत्या हुई उस तरह से मेरी हत्या हो सकती है। तो इसके बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, कौन हत्या करना चाहता है, कौन धमकी दे रहा है, कौन गठबंधन तोड़ने की बात कर रहा है। इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई करता है तो वह पूर्णतः गलत है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। अगर डर का भय है, आपको लग रहा है कि हम हार जाएंगे, पटेल हमसे छिटक जाएंगे, अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं जाएंगे, इत्यादि लोगों के साथ नहीं जाएंगे, तो अलग बात है। लेकिन जो धमकियां दी जाती हैं, जो डराया धमकाया जाता है, जो जांच करवाई जाती है, जो मारने की धमकी मिलती है, कितना सही है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि पति की तरह मेरी भी हत्या हो सकती है, ऐसा कृष्णा पटेल का कहना है। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या हताशा, निराशा और डर का भाव पैदा हो गया है उन लोगों के लिए जो धमकी दे रहे हैं? कौन ऐसे लोग हैं जो मारने की धमकी दे रहे हैं, गठबंधन तोड़ने की धमकी दे रहे हैं? कौन है ऐसा जिससे कृष्णा पटेल को डर लग रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली अपडेट है जो राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ज्ञापन देते हुए देख रहे हैं। राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को ज्ञापन देते हुए एडिशनल डिग्रीधारियों का प्रतिनिधिमंडल। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में डिग्रीधारी को करे शामिल, ऐसी मांग चल रही है। देखिए, ज्ञापन का दौर है और ज्ञापन देने से सब कुछ संभव नहीं होता है जब तक मुख्यमंत्री के कानों तक बात ना जाए और मुख्यमंत्री जी इस पर डिसीजन ना ले। तो अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। आगे कोई अपडेट मिलती है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट है आरपीएससी को लेकर। आरपीएससी 1.5 से 2 साल में आ रहा रिजल्ट, 5 भर्तियों में 45,000 प्रभावित। तो आरपीएससी की स्थिति इस समय सही नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आरएएस 2018 की परीक्षा की कॉपी दिखाने की प्रक्रिया जारी है। 2018 में हुए इस एग्ज़ाम की कॉपी 4 साल बाद जनवरी 2022 में दिखाई जा रही है। तो इतना विलंब हो रहा है, इस तरह से भर्ती प्रक्रियाएं बाधित होती हैं। और जो प्रक्रिया है इसमें आरपीएससी को तीव्रता लानी चाहिए, नहीं तो एक भी भर्ती समय से कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो फिलहाल देखना होगा आगे क्या होता है, कुछ बदलाव होता है या नहीं। आगे कोई अपडेट मिलते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि समय पर भर्तियाँ क्यों नहीं हो पा रही हैं। सवाल है, क्योंकि जब प्रक्रियाएं विलंब से पूरी की जा रही हैं तो भर्तियां समय से कैसे होंगी? रिक्रूटमेंट में देरी से क्या असर पड़ता है? मामले में लिटिगेशन में न जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, साफ साफ मेरा यह कहना है कि अगर सरकार सक्रिय नहीं रहेगी और आयोग सही तरीके से काम नहीं करेगा और अध्यक्ष अच्छा नहीं होगा, तो कोई भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी नहीं हो सकती है। तो सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली खबर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही अहम है, आम जनता के लिए अहम है। सभी के जहन में एक सवाल है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? तो मैं आपको बता दूं, अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। अभी समय है,
मतदान में समय है और आपको मालूम होगा जब पहले चरण का मतदान होगा उसके बाद हवाएं तेज हो जाती हैं। किसके पक्ष में जाएंगी या अभी से कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो गाँव के हालात हैं, जो कस्बों में चर्चाएं हैं, उसके हिसाब से बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। लेकिन अब की बार युवा मतदाता और ब्राह्मण सबसे अहम भूमिका निभाएंगे और बीजेपी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है। तो वास्तव में ब्राह्मण बीजेपी के साथ अब की बार जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख सकते लिखा हुआ है कि ब्राह्मण वोट बैंक पर नज़र, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर छपी हुई है। बसपा भी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है, सपा भी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है, साथ ही साथ बीजेपी भी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ब्राह्मणों को साध नहीं रही है, ब्राह्मणों को अपने पाले में करने का प्रयास नहीं कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण अब की बार क्यों अहम भूमिका निभाएंगे। खासकर पूर्वांचल, और पूर्वांचल में बहुत ज़्यादा सीटें हैं और पूर्वांचल से पिछली बार बीजेपी को इतनी सीटें मिली थी कि उतनी सीटें ऑन रिकॉर्ड आज तक किसी को नहीं मिली हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तब हरिशंकर तिवारी सपा में नहीं थे। सपा जैसे जैसे मजबूत हो रही है, बीजेपी से लोग छोड़ कर सपा में शामिल हो रहे हैं। सपा के कुछ गए तो बीजेपी के बहुत अधिक आए सपा में, और मैं आपको बताना चाहता हूं इससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। कई लोगों के टिकट कटने वाले थे, टिकट कटने से भी बच गया है। आपको मालूम होगा कि गोरखपुर में एक चेहरा और भी है जिसका नाम है हरिशंकर तिवारी, जो ब्राह्मणों में काफ़ी पहचान बनाए हुए हैं। ब्राह्मण उनका मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और ब्राह्मणों से जो कह देते हैं, ब्राह्मण समाज से जो कह देते हैं, लोग वही करते हैं 80% तक। आपको बता दें अब की बार हरिशंकर तिवारी सपा में शामिल हुए, और सपा में शामिल होने के कारण हरिशंकर तिवारी के कारण सपा का ग्राफ बढ़ गया है, जिससे ब्राह्मण वोट अब की बार सपा में जाने की संभावना ज़्यादा है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ठाकुरवाद करते हैं, बीजेपी सरकार ठाकुरवादी है, जो मुख्यमंत्री हैं ठाकुरवादी हैं, एक आरोप लग रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता इसके बारे में मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हरिशंकर तिवारी के हाथे पर छापा डलवाया, ब्राह्मणों को रुष्ट किया। उसका असर जिला पंचायत चुनाव में भी आपको देखने को मिला और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो हकीकत यही है कि अब की बार 40% अगर ब्राह्मणों का वोट बीजेपी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 60 का मैं दावा नहीं करता हूं, खासकर पूर्वांचल का। अब की बार 60% वोट पूर्वांचल में सपा को मिलेगा और 40 में बंटवारा होगा, उसमें बीजेपी बीएसपी सभी रहेंगे। ऐसी स्थिति ग्राउंड की है। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। पीसीएस की मुख्य परीक्षा टालने के लिए अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अभियान, स्थिति समान होने तक परीक्षा स्थगित रखने की मांग। आयोग के अध्यक्ष का पोस्टर जारी कर रखी अपनी बात। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है कि परीक्षा स्थगित की जाएगी, लेकिन हाँ, जो 23 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, अगर उसके बाद डेट बढ़ती है और कोरोना की महामारी में वृद्धि होती है तो परीक्षा 28 तारीख को नहीं होगी, इतना मैं कह सकता हूं। तो आप लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, जो कि सार्थक सिद्ध होता नजर आ रहा है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि कोविड के मद्देनजर यूपी टीईटी को भी टालने की उठाई मांग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं लगातार मांग उठ रही है कि परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। अध्यक्ष विनोद पटेल का दावा है कि सोशल मीडिया पर एक सर्वे के दौरान 80% से अधिक छात्र चाहते हैं कि परीक्षा टाल दी जाए। तो सुनने में आ रहा है कि आज बैठक होने वाली है, पीएनपी में बैठक होती, क्या निर्णय होगा, कोई अपडेट मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। अगली अपडेट टीईटी परीक्षा को लेकर है, जिस परीक्षा को टालने की तैयारी चल रही है
वो उसी परीक्षा के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि टीईटी की तैयारी तेज, कोरोना प्रोटोकॉल का होगा पालन। तो 23 जनवरी को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। आप लोग जमकर तैयारी करिए। कोई अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है, परिणाम पर उठाए सवाल, पीएम से शिकायत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एनटीपीसी की जो परीक्षा है उसके इंतजार में लंबे समय से प्रतियोगी छात्र बैठे हुए थे, अभ्यर्थी बैठे हुए थे। परीक्षा हुई, जब परिणाम आया तो चौंकाने वाला था। कटाफ देखकर सभी के होश उड़ गए और इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले ही बताया गया था कि कटाफ हाई जाने वाला है। कुछ लोग कहेंगे लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड के बारे में, और यहाँ तक सोशल मीडिया पर मांग चल रही है कि परिणाम को संशोधित किया जाए, दोबारा परिणाम जारी किया जाए। सवाल है 4 गुना बुलाए या 20 गुना बुलाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल यानी कि एनटीपीसी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के साथ ही इसको लेकर शिकायतें शुरू हो गई हैं। अभ्यर्थियों ने परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। रिजल्ट को लेकर युवा मंच की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर गड़बड़ी की शिकायत की गई है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि आखिरकार इस तरह के परिणाम क्यों जारी किए गए, क्यों जारी किए गए? आपके जहन में एक सवाल होगा। तो आपको मालूम होगा कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। सत्यता मैं आपको बता रहा हूँ, बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, सब कुछ निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। बताइए, सरकारी कर्मचारी की क्या आवश्यकता है? जब प्राइवेट कर दिया जाएगा तो संविदा पर अढ़ाक पर रखकर काम चलाया जाएगा कि सरकारी नौकरी दी जाएगी, 50-50 हज़ार सैलरी दी जाएगी। तो आप अभियान चलाते रहिए, इसका जितना इफेक्ट होगा आपको खुद मालूम होगा। लेकिन एक ही कारण है, प्राइवेट करना, निजीकरण करना। निजीकरण के कारण जिस तरह से परिणाम जारी किया गया है, देखिएगा काफ़ी सीटें खाली हो जाएंगी इसके आधार पर, और जब सीटें खाली हो जाएंगी तो उसे भरना नहीं पड़ेगा और उसी सीटों पर एडहाक के माध्यम से यानी कि संविदा के माध्यम से नौकरी दी जाएगी, आउटसोर्सिंग पर नौकरी दी जाएगी और काम चलाया जाएगा। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो सच्चाई थी मैं बता दिया हूँ। आप लोग प्रयास करें सोशल मीडिया पर परिणाम संशोधित हो, परिणाम में गड़बड़ी है, अब इसका निराकरण वर्तमान सरकार के द्वारा कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार इतना ईमानदार है कि उसके परिणाम में गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है, नियुक्ति पूरी करवाने को व्हाट्सएप पर एकजुट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पर हो ये, चाहे जो हो ये, आदर्श आचार संहिता में ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। अभी आपको चुनाव तक वेट करना पड़ेगा, चुनाव आयोग इसके लिए परमिशन नहीं देगा। प्राथमिक और जूनियर टीईटी 23 तारीख को। तो देखिए, कई समाचार पत्र में परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है, लेकिन आज बैठक होने वाली, कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर दूंगा। एक ही परीक्षार्थी का कई पदों पर चयन, लाखों हुए बाहर। तो यह एनटीपीसी की खबर है। आक्रोश तीव्र हो गया है। इंटर लेवल की सीटी पर 80% स्नातक के छात्रों का कब्जा, एक अभ्यर्थी 2 से 3 छात्रों का पद खा गए। तो इसी को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। मेरे द्वारा कल लाइव के माध्यम से आपको बताया गया था कि आज तक जितने भी ट्विटर अभियान हुए हैं, चाहे परीक्षा स्थगित को लेकर या परिणाम जारी करवाने को लेकर या अन्य मुद्दों को लेकर या किसी गड़बड़ी को लेकर या पेपर लीक को लेकर, कितनी कार्रवाई ट्विटर के माध्यम से हुई है। देखिए, 8 महीने आप लोग ट्विटर अभियान चलाते रहते हैं, 4 महीने चलाते रहते हैं, अचानक कोई काम हो जाता है तो आप कहते हैं कि यह ट्विटर के जरिए हुआ है, ट्विटर अभियान चलाया गया उसके कारण हुआ है। कई यूट्यूब चैनल वाले आपको बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव ना होता तो आपका परिणाम भी नहीं आता। ठीक यूपी विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव, उसके पहले आपका परिणाम जारी किया गया। आप देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी रिपीट होती है तो कितनी भर्तियां आएंगी, वो कम कंप्लीट होंगी, आपको भली भांति मालूम होगा। 2017 से लेकर 2021 की स्थिति, 22 की स्थिति अगर आप देखेंगे, यूपी SSSC की वहाँ की स्थिति क्या है, कितनी भर्तियां पेंडिंग है, कितनी भर्तियां कंप्लीट हुई, आपको मालूम चल जाएगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरह से बैंकों में ग्राफ गिराया गया है, पदों की संख्या घटाई गई है, आपको मालूम हुआ। और पदों की संख्या क्यों घटाई जा रही है और क्यों वैकेंसियां कम आ रही हैं, इसका एक रीज़न है निजीकरण। जब निजीकरण किसी क्षेत्र का कर दिया जाएगा तो वहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है, आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, आपको आउटसोर्सिंग पर रखकर काम किया जाएगा, करवाया जाएगा। 10 घंटे की जगह 12 घंटे, जहाँ आपको 40,000 सैलरी मिलती थी वहाँ आपको 12-14 हज़ार देकर
काम लिया जाएगा। तो आप बातों को समझिए, आप लोग भटकिए मत, ट्विटर से कुछ नहीं होता है, स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, लेकिन आपका प्रयास है तो करते रहिए। अगली अपडेट है कि प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थान 23 तारीख को बंद कर दिए गए हैं। पॉलिटेक्निक यानी विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं टली हैं, अब 15 मार्च से होंगी। तो अब चुनाव के बाद ही परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है, जैसा कि आज के समाचार पत्र में बताया गया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा कर दी है। अगर 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी। अब जिनके घर में कर्मचारी होंगे, जिनकी सरकारी नौकरी लगी होगी, उनको चाहत होगी कि बुढ़ापे का डंडा मिल जाए। तो बुढ़ापे का डंडा पेंशन है, और मैं आपको बता दूं, पेंशन अगर आपको मिलेगा तो आपका पूरा जीवन खुशहाल होगा। तो अखिलेश यादव ने जो घोषणा किया है वह सराहनीय है। अब अगर इनकी सरकार बनती है तो पेंशन बहाल होगी, ऐसा इनका कहना है। तो अभी आप लोगों को मतदान का इंतजार करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है, सरकार बनेगी उसके बाद इनसे इसके संबंध में बात किया जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए, आप चाहते हैं कि सही सटीक जानकारी आप तक पहुंचे, तो आप हमसे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।